हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्यूटो फिजिक्स। मैं राहुल सर। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। राइट, चलो लेट्स स्टार्ट विद द पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? एक मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड 5-6 से ही हम इस एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या है पोटेंशियल एनर्जी? यस, सो पोटेंशियल एनर्जी उसके नाम से ही हमें कुछ ना कुछ या बहुत सारी चीजें बता सकता है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी इज स्टार्टिंग विथ पीओ। व्हाट दिस पीओ स्टैंड्स फॉर? यस, शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो दिस इज नथिंग बट द एनर्जी associated with position of a body। बॉडी के पोजीशन से रिलेट करती है ना। तो पीओ स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल and it also stands for position. So energy associated with the position of the body is or particle or an object or a what you can say particle, है ना, that energy is called as the potential energy, right? लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या? तो ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, दैट इज we can say electron or any charge particle present into the electric field। तो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कैसे करते हैं, है ना? यू कैन रिमेम्बर द ग्रेविटेशन या कोई भी कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी जहां पे भी हमने फाइंड आउट की है, इवन इफ यू कैन रिमेम्बर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, है ना, वहां पे भी हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी। व्हाट इज दैट पोटेंशियल एनर्जी? इज नथिंग बट द सरफेस एनर्जी, जो हमने एक रिलेशन बिल्डअप किया था सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का, है ना। तो बस वहां पे भी हमने क्या किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट की थी, या हम आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो वहां पे भी हमने डेरिवेशन फाइंड आउट करने के लिए या पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या है, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, कहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। बट है क्या पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ पे हम इसको किस तरीके से बोलेंगे? तो अगर मान के चलते कोई एक आधी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी देयर इज सर्टेन सोर्स चार्ज, एक सोर्स चार्ज है, उस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट और इट हैज बीन प्रोड्यूस। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट अस अज्यूम दैट सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, है ना। एक जो मेन चार्ज है उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और सेम चार्ज का, सेम पॉजिटिव चार्ज हमने हमारे पास प्रेजेंट है। और इस पॉजिटिव चार्ज को इस सोर्स पॉजिटिव चार्ज के तरफ अगर हम लेके जाते हैं, तो हमें पता है कि लाइक चार्ज पार्टिकल्स रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव मेन सोर्स पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल जो है, ये भी पॉजिटिव है, और दूसरा पार्टिकल ये भी पॉजिटिव है। इसको इसके तरफ अगर हमें लेके जाना है, तो नो डाउट ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगी, अपोज करेगी। और इस अपोजिशन के वक्त, एंड व्हेनेवर देयर इज अ अपोजिशन टू द डिस्प्लेसमेंट और मोशन ऑफ द पार्टिकल, वर्क इज टू बी डन। मतलब हमें वहां पे वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और यही वर्क जो है इट बिकम्स अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि वर्क में हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पार्टिकल को लेके जाते हैं। हाउ? work is equals to force into displacement, and what is displacement is related with the initial and final position, let it be the path। path independent quantity है work, तो potential energy भी path independent quantity रहेगी। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? only on the initial and final position of the particle, let it be whatever is the path of traveling from initial to final, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, EPE, EP स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे? इट इज नथिंग बट द वर्क नीडेड टू बी डन
अब ये किसके अगेंस्ट वर्क होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना वर्क मतलब, तो फोर्स कौन सा फोर्स रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक force in moving a particle, obviously charged particle, from its initial to final position, है ना? इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक के उसको डिस्प्लेस करके लेके जाने के लिए हमें जितने भी वर्क की जरूरत पड़ेगी, वर्क हमें परफॉर्म करेगा, दैट वर्क इज नथिंग बट इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वही वर्क जो है ये चार्ज पार्टिकल में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो लेट अस कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। चलो, हमने जैसे हमारे डिस्कशन में कहा है कि एक मेन सोर्स चार्ज हमें लेना पड़ेगा, तो एज पर द रेफरेंस बुक डायग्राम हम यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं, दैट इज प्लस क्यू, है ना? पॉजिटिव क्यू, ये चार्ज हमने ले लिया। इस प्लस क्यू के वजह से, अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब डेफिनेटली इट इज हैविंग द पोटेंशियल विच इज हायर पोटेंशियल। तो यहाँ से इस चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूर जाएगी, है ना? इट विल रीच अप टू द लोअर पोटेंशियल पॉइंट, है ना? तो ये यहाँ से अब इलेक्ट्रिक सेम विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन रहेगी। तो डेफिनेटली यहाँ से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। सो वी कैन से दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई बार, ठीक है? अब ये डायरेक्शन हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर तिरछी कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। डायग्राम बहुत बड़ी या टाइम स्पेस कंज्यूम करेगी, इसे इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है? अब यहाँ पे हम एक चार्ज लेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज, है ना? लेटेस्ट मतलब इसी फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज क्यू हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है? अब ये इसका भी चार्ज पॉजिटिव है, प्लस क्यू है। नाउ दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दिस इज अ टेस्ट चार्ज, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, एंड दिस इज अ सोर्स चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज सोर्स चार्ज एंड दिस इज अ टेस्ट चार्ज। इसको टेस्ट चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले, टेस्टिंग होने वाली है, इसको हम डिस्प्लेस करेंगे। दिस विल बी अ स्टेशनरी चार्ज वी कैन से, राइट? अब ये चार्ज यहाँ पे है, लेट अस से इट्स दिस इज नथिंग बट इट्स इनिशियल पोजीशन। अब ये अगर इसकी इनिशियल पोजीशन है तो ऑब्वियसली ये यहाँ से मेन सोर्स चार्ज से ये एक लगभग से R1 इस पोजीशन पे है, मेन सोर्स चार्ज से R1 इस पोजीशन पे प्लस क्यू, दैट इज पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसको हमें डिस्प्लेस कराना है। तो लेट अस डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स पोजीशन, है ना? उसके इस पोजीशन से हम इसको डिस्प्लेस कराएंगे, यहाँ पे कहीं तो भी लेके जाते हैं। लेट अस से दिस पोजीशन एज ए, तो ए से बी इस पोजीशन पे हम इसको लेके जाते हैं। तो ये चार्ज यहां से निकला और यहाँ पे हमने लेके आ गए, राइट? नाउ दिस पोजीशन, राइट, इज द फाइनल पोजीशन। तो R1 से लेके ये R2 हम बोल देते हैं, मतलब R1 इज इट्स इनिशियल पोजीशन एंड R2 इज इट्स फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एफ ई बार, है ना? ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है ना? दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों अपोजिट टू ईच अदर है। एंड अपोजिट टू ईच अदर मतलब इनके बीच का एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज से आउट ऑफ फेज रहेंगे ये दोनों, ओके? अब
इतनी डिस्प्लेसमेंट अगर हो रही है, मतलब दिस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज क्वाइट लार्ज, तो फिर हम ऐसे केस में करते क्या है, हम डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, तो हमने ए से बी पे तो लेके गए हैं, लेकिन हम इनिशियली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम वर्कआउट करते हैं, तो पार्टिकल को ए से लेटेस्ट से सी पे लेके आ गए, तो ए टू सी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, लेट अस से इट इज dr, एंड वेक्टर के फॉर्म में दिस विल बी डिनोटेड एज dr बार। तो ये हमने एक्चुअल में r1 से r2 ही किया है, लेकिन हमें वर्क डन, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंशियल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, और उस डिफरेंशियल वर्क डन का यूज कर डिफरेंशियल वर्क डन के ऊपर इंटीग्रेशन परफॉर्म करके हम ये वहां से फाइनल वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ये हो गई, ये हो गया यहाँ पे डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के वजह से, डिफरेंशियल मतलब स्मॉल, इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए वर्क फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट उस इंटीग्रेशन को लगा देंगे, तो हमें वर्क डन मिल जाएगा, दैट इज टोटल वर्क डन। ठीक है, तो अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, मतलब ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे वर्क को। ठीक है, सो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, दैट लेट द टेस्ट चार्ज बी इनिशियली at position A at position A along the direction of Fe bar and is displaced to B in the same electric field, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, field produced due to charge, that is source charge Q, है ना। ये सोर्स चार्ज Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, उसी में ये हमारा टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है, उसको A से B पे लेके आ गए, राइट। बट initially for the differential displacement dr bar, the work done is, है ना, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dr बार के लिए वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए R इस टर्म का यूज किया है, तो R लिख दिया, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है dr के लिए, तो dr लिख दिया। dr बार होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स कौन सा है, ये Fe, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो Fe बार हो जाएगा, राइट। और ये दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर्स के बीच में कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, एक रहता है डॉट प्रोडक्ट, एक रहता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन वर्क ये वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में ऑब्वियसली नो डाउट देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट, तो स्केलर हमें मिलता है, तो W। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशियल है, इसलिए ये वर्क डन भी कैसा हो जाएगा, dW हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देयरफॉर dW, है ना, इज इक्वल्स टू, ये F बार डॉट dr बार है, A बार डॉट B बार, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज A बार डॉट B बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A
into magnitude of b into cosine of angle theta, where theta is nothing but the angle between a bar and b bar, मतलब ही fe bar और dr bar इनके बीच का एंगल आ जाएगा। तो fe bar मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा fe इंटू dr बार का मैग्नीट्यूड हो जाएगा dr, दोनों के ऊपर का बार हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाता है, इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब थीटा क्या है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एफ बार राइट जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट जा रही है, ये देखो है ना, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू सी। तो ए टू सी हम डिस्प्लेसमेंट डीआर के लिए, डीआर बार के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब ए टू सी के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट हम लगाएंगे ए टू बी वाली, मतलब R1 टू R2, तो हमें फाइनल वर्क डन मिल जाएगा, टोटल वर्क डन। तो यहाँ पे एंगल रख देते हैं, तो DW इज इक्वल्स टू FE into dr into cos of 180 degree, and we know that what is cos 180, cos 180 is equals to -1, तो यहाँ पे -1 अगर हम रखते हैं तो dw is equals to वो माइनस साइन पहले लिख देता हूँ, it becomes fe into dr, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, द फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है इज नथिंग बट द कूलम्स फोर्स, और कूलम्स फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल्स टू माइनस, यहीं पे हम रख देंगे है ना, एफ इज इक्वल्स टू क्या, तो Q1 Q2 मतलब कैपिटल Q दैट इज द चार्ज ऑफ सोर्स चार्ज एंड चार्ज ऑफ टेस्ट चार्ज, दैट इज Q इंटू Q डिवाइडेड बाय Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 into the distance between the two charge particles, and what is the distance between them, A to B लेके आ रहे हैं, मतलब R इतने डिस्प्लेसमेंट से अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इट इज R स्क्वायर इंटू dr। नेगेटिव साइन ये सिर्फ क्या बता रहा है, दैट फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना। तो ये हो गया क्या कहते हैं, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू dr एज इट इज। अब ये हो गई dw की वैल्यू, हमें क्या चाहिए, वर्क डन ना, जो वर्क डन आएगा वही हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, एक क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट की लिमिट रख देंगे, तो इस इक्वेशन को अब हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। सो नाउ integrating above equation over the limit of displacement from, कहां से कहां लिमिट लगेगी, हमने उसको A से B डिस्प्लेस किया है, मतलब R1 टू R2, तो लिमिट भी रहेगी फ्रॉम R1 टू R2, ठीक है। तो हम इसको अभी लिमिट लगा देते हैं, सो इंटीग्रेशन दोनों तरफ आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू, लेकिन वर्क डन की लिमिट नहीं है इसलिए लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन, वर्क डन की इंटीग्रेशन को लिमिट नहीं लगाएंगे, इंटीग्रेशन राइट साइड में लगेगा, तो इंटीग्रेशन माइनस q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर इंटू dr इट इज, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या, ओके, द लिमिट इज फ्रॉम R1 टू R2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो आर को रखेंगे, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, तो बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन ऑफ dw जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w विच इज इक्वल्स टू माइनस q क्यूब बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट, बाहर कर दिया,
इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2, आर स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो r का पावर माइनस हो जाएगा, इट इज r टू द पावर -2 इंटू dr। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा रहेगा, इंटीग्रेशन x पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इट इज। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू -q इंटू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r टू द पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 इज r टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 इज अगेन -1। इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के, दैट इज r1 टू r2 इट इज। प्लस सी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम प्लस कांस्टेंट ऑफ सी दैट इज इंटीग्रेशन हम अप्लाई करते हैं। तो w इज इक्वल टू, अब ये -1 बाहर निकालेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो इट बिकम्स q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में r पावर -1 है उसको नीचे लेके चले जाते हैं पहले, तो 1/r ओवर द लिमिट r1 टू r2 हो जाएगा एंड देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू q इंटू स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r के जगह पे पहले अपर लिमिट दैट इज 1/r2 माइनस 1/r1। तो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ वर्क डन, राइट, and this equation I'll put as equation number 1। लेकिन ये इक्वेशन हो गया वर्क डन का, यही वर्क डन विल बी स्टोर्ड। अब ये यहाँ पे R1 और R2, R1 मतलब इनिशियल पोजीशन, R2 मतलब फाइनल पोजीशन। अब ये R1 कुछ भी हो सकती है, मतलब वी कैन कंसीडर दिस एज एन इनफाइनाइट पोजीशन, इन्फिनिटी डिस्टेंस से फाइनाइट डिस्टेंस पे हम ये पार्टिकल को अगर हम लेके आते हैं तो दैट डिस्टेंस इज आर नथिंग बट R1 एंड R2, राइट। तो ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वर्क डन, और वर्क डन ही चेंज इन, अब ये यहाँ पे डिफरेंस आया है इसका मतलब दिस इज नथिंग बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, दिस वर्क is stored in the form of change in potential energy। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम डेल्टा यू से डिनोट कर देते हैं, विल बी इक्वल्स टू वर्क डन विल बी इक्वल्स टू दिस इज q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r2 माइनस 1/r1। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमने R1 और R2 की एक वैल्यू कंसीडर करती है जनरल टर्म, जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो फॉर R1 which can be up to infinity, so R1 is equals to infinity and R2 say it is finite distance R, then from equation 2 यही वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट अप करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो व्हाट विल गेट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू q into q by 4 pi epsilon 0 into 1 by r2, r2 is equals to r minus 1 by r1, r1 की जगह पे हम इंफिनिटी रखेंगे, तो इंफिनिटी, तो ये 1 by इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, 1 by r minus 0 1 by r, तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा u is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r। This is the change in potential energy which is stored into the particle when it is displaced from r1 to r2, that is from initial position to final position। मतलब ही क्या, तो ये infinity और r ये हमने क्या कंसीडर किया है, it is nothing but according to the diagram ये a पोजीशन मतलब इंफिनिटी और b पोजीशन मतलब फाइनाइट पोजीशन,
ये उसका मतलब है, मतलब R1 की वैल्यू इन्फिनिटी और R2 की वैल्यू स्मॉल r, ये हमने यहाँ पे कंसिडर की है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका यूनिट भी हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज इट्स यूनिट? यूनिट ऑफ डेल्टा यू दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज जूल, है ना, इट इज नथिंग बट जूल। और अर्थ के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ज होता है, दैट इज सीजीएस सिस्टम। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर हम यूज करते हैं तो जूल के जगह पे मोस्ट प्रोबेबली हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टाइम्स जूल, मतलब 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल इट इज। इसी को हम 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। किलो मतलब 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 टू द पावर 19 इंटू 10 टू द पावर 3 इट बिकम्स 1.602 सॉरी 602 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल हो जाएगा। और 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम यूज करते हैं, तो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू मिली मतलब 10 टू द पावर -3 becomes 10 to the power -22, so 10 to the power -22 joule it is. So this is what all about your potential energy that is related with the electrostatic charge, that is electrostatic potential energy. I hope आप लोगों को ये derivation, the concept समझ में आए होंगे। So do like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you very much.